संपूर्ण विश्व में भारत की उज्जवल छवि की ध्वजवाहक और भारत की विविध रंगी संस्कृति के संवर्धन के लिए संकल्पित श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी अब इस मंच पर आमंत्रित हैं आप सबकी तालियों के साथ। और उनसे बातचीत करने के लिए लोकमत समाचार के संपादक श्री विकास मिश्रा जी को मैं आमंत्रित कर रही हूं। आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का इस मंच पर स्वागत करने के लिए मैं एडिटर इन चीफ श्री राजेंद्र दर्डा जी को आमंत्रित करती हूं। श्री राजेंद्र दर्डा जी कृपया पुष्प गुच्छ देकर मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत करें। भारतीय स्त्री की गरिमा, उसका ज्ञान, उसकी प्रज्ञा, उसका गौरव, इन सब का प्रतीक, राजनीति को जनहित मानने वाले नेताओं में अग्रणी श्रीमती मीनाक्षी लेखी, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री विकास मिश्रा जी संपादक लोकमत समाचार, एक वरिष्ठ पत्रकार जिनकी लेखनी में ओज है, तेज है, विचारों में प्रकाश है, आज विकास जी मीनाक्षी जी से संवाद करेंगे। तो अब मैं मंच उन्हें सौंपती हूँ। बहुत स्वागत मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के इस मंच पे सुबह से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र किस मुकाम पे है। हम परिपक्व हो चुके हैं, परिपक्व होने की राह पर हैं, या कहीं कुछ कमी है या हम बेहतर कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे वक्ता हमारे साथ रहे हैं। मैं सीधे आपके पास आऊँगा कि हमारे लोकतंत्र के खतरे में होने की बात हो रही है। मैं इस पर आगे भी बढ़ूंगा, आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जो लोग लोकतंत्र पे खतरा कहने की बात कर रहे हैं उनका इतिहास जांच लीजिए। 1947 में हम आज़ाद हुए, 60 साल से एक पार्टी ने राज किया। वो एक डायनेस्टिक पार्टी थी, परिवारवाद से भरी हुई पार्टी थी, कहने को लोकतांत्रिक थी पर अलोकतांत्रिक पार्टी है, ये तय होता है। तो ये हमारे लोकतंत्र की कमी है कि वो डायनेस्टिक पार्टीज को हटा नहीं पाई अब तक पूरी तरह। उनका निपटने का टाइम आ गया, तो शायद इसलिए उनको तोड़ मरोड़ पेट में ज्यादा हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या कारण क्या है इसका, कि ये सवाल क्यों उठते हैं? कहीं आपको लगता है कि कोई कार्यशैली है आपके पार्टी की, या सरकार जिस तरीके से चल रही है, कोई सख्ती है जिसको लेकर के ये सवाल उठता है? क्यों सवाल क्यों उठता है? देखिए, सवाल पहले तो उठाने वाले कौन लोग हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आप वो जांचिए। लेकिन कहीं कहते हैं ना कि जब तक आग नहीं हो तब तक धुआं नहीं उठता। नहीं, आग तो है, आग तो लगी हुई है उनके चारों तरफ। वो तो है ही। जिनके हाथ से सोने की थाली छिन गई, जिन्होंने इस देश के गरीबों को बैंक के खाते नहीं खुलवा के दिए, जिन्होंने 70 साल की आज़ादी में शौचालय नहीं बनवा के दिए, सड़कों पे काम नहीं किया, स्वास्थ्य की योजनाएं नहीं लेके आए, गरीबों को मकान नहीं दिए, गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया लेकिन गरीबी कैसे हटानी है काम नहीं किया, और उनकी तो रोटी रोजी छीनी गई है जी। आग तो लगी हुई है चारों तरफ, वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन वो लोकतांत्रिक आग है कि सही मायने में लोकतंत्र उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके पास लोकतंत्र के लाभ अब तक नहीं पहुंचे थे। आप पिछले 9 साल का कोई आंकड़ा उठा लीजिए और 70 साल का आंकड़ा उठा लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी किस विषय से प्रभावित है। हम तो देश की सेवा का वचन देकर और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए थे और वही कर रहे हैं। लेकिन उससे किन लोगों को तकलीफ है, वही शायद देश के बाहर जाकर जो अपना काम, जो सबसे निकम्मा बच्चा होता है वो क्या कहता है कि भाई वो होमवर्क किया नहीं, काम कुछ किया नहीं, एग्जाम में फेल हो गए, जाके बोला वो क्वेश्चन ही आउट ऑफ कोर्स आया था। वही हाल है कि क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए विदेश में जाके बोल रहे हैं। देश के अंदर 3 चुनाव है जी, नॉर्थ ईस्ट के तीनों चुनाव, जहां पर या तो क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र है या ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, तीनों चुनाव हारे हैं। वहां पर जब काम करने का समय था आपने कोई काम किया नहीं, नॉर्थ ईस्ट को देश का हिस्सा ना मानते हुए वहां पर पैसे नहीं लगाए, सड़कें नहीं बनवाई, बिजली की व्यवस्था नहीं की, कुछ भी नहीं किया।
और जब चुनाव आए तो किस मुंह से चुनाव लड़ोगे? तब केरल भ्रमण कर रहे थे, और जब वो चुनाव हार गए तो कैम्ब्रिज में जाके भाषण कर रहे हैं। लेकिन आप उसी नॉर्थ ईस्ट में जाकर के आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी साथ ले लिया, जिस बीजेपी गवर्नमेंट में, जिस सरकार में आप हैं उसके बीजेपी भी देखिए है, वो भी राजपा लोकतंत्र का हिस्सा है ना, अलायंस तो बनाए ही जा सकते हैं। तो आप करें तो लोकतंत्र का नहीं हिस्सा है नहीं और दूसरा नहीं करे नहीं, तो हमने तो उनके अलायंस के ऊपर तो हमने कुछ नहीं कहा। जी। हमने अलायंस के, आप अगर चुनाव में आते हैं और उस चुनाव में आपको कुछ नंबर मिलते हैं, उस नंबर के आधार पर जनता ने वही निर्णय दिया, मतलब एक बटा हुआ सा निर्णय दिया, स्पष्ट निर्णय नहीं है, और उस निर्णय का साथ करते हुए आपने सरकार बनानी है, क्योंकि कोई भी चुनाव तो महंगा चुनाव ही होता है, सस्ता तो होता नहीं। उसको सामने रखते हुए आपने चुनाव लड़ा, और चुनाव में जो लड़ना था लड़े, उसके बाद सहयोग किया और सरकार चला रहे। जनता का भी तो यही मत है ना, जनता के मत का भी तो आदर ही है। आपने अभी विदेश की बात की है जी। मैं कुछ मुद्दों पे चर्चा करना चाहूँगा। जिस तरह से अभी सऊदी अरबिया और ईरान में समझौता हुआ है, ये एक बिल्कुल अलग किस्म का ये हुआ है, और कहा जा रहा है कि चीन ने वो समझौता कराया है। भारत के लिए कितना आपका माइक अभी जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ है, एकदम बड़ा बेमेल समझौता लग रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने कराया है ये। क्या भारत की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चूंकि ईरान से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं और सऊदी अरबिया के साथ भी हम पिंग बढ़ाते रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए दोनों देश हमारे मित्र देश हैं, और दोनों देश का कोई भी समझौता हुआ है, आप जानते हैं कि इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो सिर्फ एशिया से प्रभावित नहीं है, पूरा विश्व की एक अलग संरचना चल रही है, और वो कई तरीके के समझौते थ्रू करेगी। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई भी देश अपने वर्चस्व के लिए और अपने यापन के लिए कोई भी समझौते करेगा तो उसको हमें पॉजिटिवली ही देखना चाहिए, उसमें हमें कुछ घबराने जैसा विषय नहीं है। चूंकि चीन है बीच में, इसलिए चीन नहीं, के वो साथ एक अलग विषय, वो एक अलग विषय है जी। उससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी कोई भी देश आप उठा लीजिए वो भारत के साथ भी डील करते हैं और चीन के साथ भी डील करते हैं, उससे भारत की सेहत पे कोई असर नहीं होता जी। और ऐसे ही दुनिया चलती है। लेकिन ऐसा है कि चीन हमको चारों तरफ से घेर रहा है, नहीं तो ऐसा, हमारा विदेश मंत्रालय जो है उसके लिए क्या काउंटर हम कर रहे हैं? जो कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं, कुछ चीज़ें आदमी जानना चाहता है, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि हम उससे कैसे लड़ पा रहे हैं। देखिए कई जगहों पर सबसे ज़्यादा जो आपको समझना होगा वो ये समझना होगा कि हमें अपनी इकोनॉमिक ताकत को बढ़ाना है, और लगातार हम वो बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं एक प्रधानमंत्री जी और जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज में जाके कुछ उल्टा सीधा भाषण किया था, लॉस्ट डेकेड, आप नाम नहीं ले रहे हैं, बच रही मतलब हैं या क्या है, मन ही नहीं, मन खराब हो जाता है, पर आप कहेंगे तो मैं ले दूंगी। लॉस्ट डेकेड की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने, और वो लॉस्ट डेकेड के ऊपर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाके कुछ भाषणबाजी की कि प्रधानमंत्री जी देश को निरादर कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं जब लॉस्ट डेकेड की बात करते हैं। ये बताना भूल गए कि जिस डेकेड की वो बात कर रहे हैं, 2004 के बाद 14 तक देश में कितना भ्रष्टाचार रहा। जिस समय पर चीन तरक्की करके आगे निकल गया, अगर हम 80 के दशक में जाएं तो चीन से हर चीज में बेहतर पैरामीटर्स भारत के थे, लेकिन उन सब पैरामीटर्स के बावजूद हम पीछे होते गए, वो आगे होते गए। तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियां गलत रही होंगी। और उस बीच में आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को भी चीन की चीजें समझ आ रही हैं। डिपेंडेंस है इस वक्त सबकी, तो निर्वाह करने वाली बात होती है, और हमारी तरफ से भी प्रयास रहता है कि जहां जहां पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि दुनिया को ये चाहिए
तो 2-3 पक्ष हैं और भारत ने जैसे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप संभाली है, क्योंकि भारत एक तरफ मैं ऐसा मानती हूँ कि हम विश्व का उत्तरी कोना भी है क्योंकि हम G20 का हिस्सा है, और हम दक्षिणी कोना भी है क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतने सारे हमारे चैलेंजेस हैं जिसको हमें डील करना है। हम पूर्व का भी देश है क्योंकि पूर्वी सभ्यता है हमारी, और हम पश्चिम का भी देश है। आप कहेंगे पश्चिम का कैसे हो गए? जो लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, उन सब के अंदर हम पश्चिम का भी देश है। तो जो ये हम ब्रिजिंग का काम करते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वही हम ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये रुख समझ आ रहा है। पूरी दुनिया को रुख समझ आ रहा है कि कोविड जैसी महामारी के समय पर भारत ने पैसा कमाने का लोगों की जान के ताव पर रखते हुए नहीं कोशिश की, बल्कि देश ने अपने लोगों की जान बचाई, और जब अपने लोगों की जान बचा ली तो पूरी दुनिया की भी मदद की। तो हम एक बेनिवलेंट पावर के रूप में, एक सबका साथ सबका विकास वाली पावर, वसुधैव कुटुंबकम को सही मायने में धरती पर उतारने वाली शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और भलाई के लिए दुनिया की काम करते हैं। तो इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और उसी क्रेडिबिलिटी को सामने रखते हुए अधिक से अधिक लोग भारत में अपनी पूंजी लगा रहे हैं, अधिक से अधिक कॉरपोरेट्स भारत में आ रहे हैं, अधिक से अधिक अब हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हम उस पर काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बिजली पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय जिस पर हम काम कर रहे हैं, मिलिट्री आत्मनिर्भरता पर काम कर रहे हैं, दुनिया की मुश्किल का निजात निकाल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा काम कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, बातें तो आपसे बहुत करनी है, समय सीमा है हमारे पास। हम एक आध सवाल लेंगे। आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है मीनाक्षी जी से? हाँ, इधर से कहीं पूछा, ये बीच में दीजिए। हेलो मैम, आई एम सिद्धार्थ फ्रॉम देशबंधु कॉलेज। सो जैसे कि डिस्कशन चल रहा है इंडिया के डेमोक्रेटिक नेचर के बारे में। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई कैन क्लियरली टेल दैट इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ बीइंग अ मैच्योर डेमोक्रेसी, बिकॉज जो बाकी डेवलप्ड डेमोक्रेटिक देश 200 साल में नहीं कर पाए, उस लेवल तक हम 75 सालों में रीच कर पा रहे हैं आराम से। बट व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट रिसेंट ईयर्स, व्हाट आई हैव सीन सम पार्लियामेंट सेशंस एंड आई हैव फाउंड आउट दैट कि जो रोल ऑफ लेजिस्लेचर है देश में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव बढ़ता जा रहा है। दे मेक पॉलिसीज, दे इम्प्लीमेंट इट, दे टेक कंट्रोल ऑफ इट, और जब भी पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन होने लगता है, सो दे क्रिएट न्यूइसेंस इन पार्लियामेंट। जी, आपका सवाल समझ गए हैं सर। एक सेकेंड। सो माई क्वेश्चन इज ब्रीफ क्वेश्चन। सो माई क्वेश्चन इज कि जब भी कोई भी रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, जब भी कोई डिस्कशन के लिए कोई चीज रखी जाती है तो दे क्रिएट न्यूइसेंस, वेदर इट्स रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी। आप जजमेंट पास करें, आप सीधे सीधे सवाल पूछिए। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस अकॉर्डिंग टू यू? Again, true to democratic principles, one could actually impose discipline and throw such people out. But being a democratic country and you allow opposition its space, you allow them to exhibit their nuisance to the people of the country, that do you want to vote for such people who are disrupting parliament, or you want to vote for people who bring laws for the nation, service of the nation, you want to vote for them. So this is also, we are trying to be as democratic as possible, because the other regulation could be, the authority of the speaker is such कि अगर स्पीकर चाहे तो जो अनरूली मेंबर है उसको उठाकर बाहर फेंकवा सकता है, इतनी ताकत होती है स्पीकर की कुर्सी में। लेकिन वो बावजूद इन हरकतों के उनको बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लोकतंत्र के सिद्धांत है उसमें देश की जनता ने उन्हें भी वोट दिया है, हमें भी वोट दिया है। तो देश की जनता ने जिनको वोट दिया और उनका इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार लोकतंत्र की जो सीट है पार्लियामेंट वहां पर है, तो देश की जनता को वो भी दिखना चाहिए और फिर उनको बताना चाहिए कि अगली बार भी आप क्या ऐसे लोगों को वोट देंगे
जो संसद के अंदर अपना होमवर्क नहीं करके आते, काम नहीं करते और देश को बदनाम करते हैं दुनिया में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी और साथ ही धन्यवाद विकास मिश्रा जी। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री राकेश शर्मा, पब्लिशर लोकमत को, कि वे आएं और आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी को हमारी ओर से एक सम्मान चिन्ह प्रदान करें। मैं श्री राकेश शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ, वे मीनाक्षी लेखी जी को सम्मान चिन्ह प्रदान करेंगे। A memento from all of us. Thank you so much, ma'am, for your gracious presence and the views that you have shared with us. Thank you so much. धन्यवाद विकास जी।